बात करते हैं कार्डियक साइकिल का। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले तो देखते हैं कि एक रिलैक्स स्टेट में हम लोग आ जाते हैं, मतलब चारों चैम्बर जो है हार्ट का रिलैक्स स्टेट में ला देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। हाँ, ये देखते हैं, दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, हमारा चारों हार्ट रेस्ट में है, जॉइंट डायस्टोल कर रहा है। ठीक है, डायस्टोल के कंडीशन में है, और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कार्डियक साइकिल के बारे में देखते हैं। As the tricuspid and bicuspid valves are open, दोनों valves open होता है, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atrium। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड जो है वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट और राइट आर्टरिया कहने का मतलब, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या लेके जा रहा है, लेफ्ट में लेके जा रहा है, वेना कावा जो है वो राइट वेंट्रिकल में लेके जा रहा है। ठीक है, ये जॉइंट डायस्टोल का कंडीशन। द सेमिनल नर्व वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्ट्रक्चर पे सेमिनल नर्व वाल्व्स जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं। फिगर आप देख के समझ सकते हैं। द सैन नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। अब जो सैन है, मतलब कहने ऐसे नोड जो है वो जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो आर्टरिया जो होता है, बोथ आर्टरिया जो होता है कॉन्ट्रैक्शन करता है, वहां पे दो आर्टरियल सिस्टोल जिसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स में ब्लड जो होता है वो 30% से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बाई अबाउट 30% वो करता है, मतलब सिस्टोल के टाइम जो है वो 30% ब्लड बढ़ता है। बाकी जो पैसिव फिलिंग होता है जॉइंट डायस्टोल के वहाँ 70% वेंट्रिकल फिल्ड होता है ब्लड के द्वारा। फिर आर्टरियल सिस्टोल करता है तो रिमेन जो 30% बच गया था उसको बढ़ जाता है, वो क्या हो गया, एक्टिव फिलिंग। ठीक है, ये कंडीशन होता है। The action potential is conducted by the ventricular side by the AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmits through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract. बंडल ऑफ हीज जो होता है वो भी ट्रांसमिट करता है, वो सिग्नल देता है, क्या देता है, वेंट्रिकल मसल जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है। द अट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। अब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो वहां पे जाके अट्रिया जो होता है वो डायस्टोल कंडीशन में, मतलब कि डायस्टोल कंडीशन में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। वो जो है वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ, मतलब अट्रिया डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल एक साथ हो रहा है। ठीक है, बस यही कंडीशन। यहाँ पे देख लीजिए टाइम, सिस्टोल का कंडीशन आर्ट्रिया का 0.1 सेकंड जो है वो सिस्टोल करेगा, और डायस्टोल क्या कितना करेगा, 0.7 सेकंड आर्ट्रिया जो होता है डायस्टोल करेगा। वेंट्रिकल का अगर बात करते हैं तो सिस्टोल 0.3 सेकंड करता है, जबकि डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकंड करता है। 0.4 सेकंड जो होता है जॉइंट डायस्टोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग देखे हुए हैं पहली बार कि साउंड के बारे में, साउंड कब होता है कब नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये कार्डियक साइकिल। प्रेशर causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to attempted backflow। कहने का मतलब अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा ना, तो वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज कर देता है ताकि ब्लड कहाँ नहीं जाए, आर्ट्रियम में नहीं जाए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस तो सेमिनल वाल्व जो होता है वो खुल जाता है। ठीक है, खुल जाता है, गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एरोटा लेफ्ट साइड, खुल जाता है। और ब्लड मतलब लेफ्ट तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है सारे बॉडी को सप्लाई हो जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वहां से जाके लंग्स में चला जाता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। अब वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है फॉल्स कर जाता है। अब यही जो होता है सेमिनल वाल्व्स को क्लोज कर देता है ताकि बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, ब्लड्स का बैक फ्लो वेंट्रिकल्स में फिर से दोबारा ना हो सके, मतलब लंग्स से इनर की बैक आ जाए और सारा बॉडी से इनर की बैक आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए बंद हो जाता है। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, अब वेंट्रिकल में प्रेशर फिर से कम गया कम गया कम गया, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, आर्ट्रियम से ब्लड सीधे जाके वेंट्रिकल में जाके आराम से गिर जाएगा, रिलैक्स करने जॉइंट डायस्टोल में। अब फिर से सैन जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, आर्ट्रियम फिर से सिस्टोल करेगा, तो जाके 30% और फिलिंग हो जाएगा, यही सेम रिपीट होते चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में क्या होता है, तो आर्ट्रियल जो होता है आर्ट्रिया वो रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है, दोनों रिलैक्स कंडीशन में। एवी वाल्व जो होता है वो ओपन होता है, सेमिनल वाल्व क्लोज होता है। ठीक, ओके। एवी वाल्व किसको कहते हैं,
जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व था उसको कहते हैं। आर्टियल सिस्टोल के टाइम आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, एबी वाल्व ओपन होता है, सेमिनल वाल्व क्लोज होता है, 30% ही ब्लड का फिलिंग होता है, जिसको क्या कहते थे, एक्टिव फिलिंग। वेंट्रिकल सिस्टम आर्टिया रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एबी वाल्व जो होता है क्लोज होता है, सेमिनल वाल्व ओपन रहेगा, बैक फ्लो वही फिर सर्कुलेटिंग बॉडी के पास चला जाता है। अब यही सीक्वेंस जो होता है बार बार रिपीट कर होता जाता है, ठीक है। अब हार्ट बीट जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट, इस हिसाब से हमारा कितना आया, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली, हर एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, यहाँ ध्यान देंगे, ईच वेंट्रिकल ना कि वेंट्रिकल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml जो ब्लड होता है, ठीक है, वो पंप्स आउट करता है, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, अगर यही स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के द्वारा मल्टीप्लाई किया गया तो हम को क्या मिलता है, कार्डिक आउटपुट मिलता है, मतलब कितना ब्लड सप्लाई हुआ, ये हम लोगों को मिल जाता है। कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ईच वेंट्रिकल के द्वारा, ना कि दोनों वेंट्रिकल के द्वारा, ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज इज 5000 ml, यानी कि 5 लीटर जो होता है हमारा कार्डिक आउटपुट होता है। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर हम लोगों को ब्लड मिल जाएगा, कार्डिक आउटपुट मिल जाएगा। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, बॉडी के पास ये एबिलिटी है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को भी मतलब ये कर सकता है और चेंज कर सकता है, और हार्ट रेट को भी अल्टर कर सकता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, एथलीट का जो कार्डिक आउटपुट होता है ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल एक्सरसाइज में रहता है, उसका बॉडी जो होता है उतना कार्डिक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड मिलता है, जिसको स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है लब, जिसको लब कब होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजर के समय होता है। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब जो होता है क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के समय, लब पहला साउंड लब होता है, ठीक है। वेयर एज द सेकेंड साउंड डब, डब लब डब लब डब, ठीक है, डब जो होता है क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व्स के क्लोजर की वजह से सेकेंड साउंड होता है डब। यहाँ भी हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है, फर्स्ट साउंड बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड जिसको एबी वाल्व कहते हैं उसके बंद होने से होता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल टाइम होता है, ठीक है, वेंट्रिकल के सिस्टोल टाइम होता है, ओके, ठीक है। लो पिच हाई ड्यूरेशन का होता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान में रखें, लो पिच होता है, ड्यूरेशन इसका हाई होता है। सेकंड साउंड होता है सेमिनल वाल्व के क्लोज का होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम होता है, ओके, बस हम लोगों को यही ध्यान रखना है। अब हम लोगों को पढ़ना है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए इसमें उल्टा है, याद रखेंगे जब न तब। मशीन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज ऑब्टेन्ड an electrocardiogram is used to obtain an electrocardiogram, जिसको ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको क्या कहते हैं, ECG कहते हैं। तो मशीन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ओके। कभी कभी आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट का सुने, मेक्स द साउंड पीप 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 पी एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, तो पिप पिप साउंड अगर मिलेगा तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ईसीजी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है ना, उसका वो ग्राफ शो करता है, कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, कब डायस्टोल कब सिस्टोल, ये सब ईसीजी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। कुछ गड़बड़ी है कि नहीं गड़बड़ी है, ये सब हम लोग ईसीजी के द्वारा आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ग्राफ होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन होता है उसको ग्राफ कहते हैं। A patient is connected to the machine with 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, जो होता है वो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स अटैच होते हैं, 1 to each wrist, मतलब दोनों हाथ पे एक एक रिस्ट, एक एक दोनों रिस्ट पे, मतलब एक हाथ के जो रिस्ट है उस पे एक लीड्स होगा, फिर दूसरे हाथ के लीड्स, फिर दूसरे हाथ के रिस्ट पे एक लीड्स होगा, और एक होता है लेफ्ट एंकल के पास एक लीड्स लगाया जाता है, यानी 3 गो है तो तीनों, एक लेफ्ट एंकल के पास और 2 रिस्ट के पास, ठीक है। ये हम लोगों को हार्ट का एक ड्यूटी देता है, कंटिन्यूली मॉनिटर करने के लिए देता है। और बहुत सारे पेशेंट में
बहुत सारे पेशेंट में जो होता है चेस्ट रीजन पे भी लगाया जाता है ताकि मल्टीपल लीड्स लगाए जाते हैं ताकि और अच्छे से समझा जा सके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को और अच्छे से समझा जा सके। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity. अब यहीं पे ECG इसी तरीके का कुछ ECG होता है डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखते हैं जो P होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल, मतलब P रीजन जो है वो आर्टेरियल सिस्टोल करवाता है, QRS रीजन जो है वो वेंट्रिकल सिस्टोल करवाता है, मतलब सिस्टोल को डीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर T रीजन जो है रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल कंडीशन में ले आता है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को। द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया व्हाइल द लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टेरियम, ठीक है। ये पी वेव जो होता है इसका क्या मतलब होता है कि बोथ दोनों आर्टेरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, बिल्कुल याद रखेंगे, पीवाईक्यूज है, इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। जैसे क्यू गया ना, अब क्यू से जैसे अप जाने लगा और आर जाने लगा तो वहां पे वेंट्रिकल जो होता है वो सिस्टोल करने लग जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल वहां पे स्टार्ट हो जाता है। अब टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड, टी वेव जो होता है वेंट्रिकल के डायस्टोल के कंडीशन को दर्शाता है जिसको क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन कहते हैं। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, टी वेव अगर खत्म हो गया तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो गया, ठीक है। Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate. QRS complex को अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो heartbeat rate आराम से निकाल सकते हैं उससे भी, ठीक है। अब अगर कोई डेविएशन पाया जाएगा, कोई भी डेविएशन पाया गया किसी पर्सन के ईसीजी में, तो ये इंडिकेट करता है कि उसे कुछ डिजीज है या फिर उसके हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चीजें पाई जाती है, ठीक है, उसके कोई ना कोई बीमारी जरूर है, ये हम लोगों को उससे साफ पता लग जाएगा। हेंस इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कुछ टॉपिक एडेड टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ना है। आर्टरीज और वेन्स में जो होता है 3 लेयर होता है। सबसे पहले जो अंदर में होता है ट्यूनिका इंटीमा होता है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम होता है, ठीक है, उसका जो इनर लाइनिंग होता है स्क्वामस एंडोथेलियम, उसके बीच का जो लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया होता है जिसमें स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर होता है, ओके, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्नल का बात करते हैं, एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स उसमें होता है, मतलब आर्टरिया और वेन्स में जो होता है वो ट्यूनिका एक्सटर्नल होता है, बाहर का लेयर का होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फाइबरस होता है, तो ये हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होता है वेन्स में, आर्टरिया की अपेक्षा वेन्स में जो होता है ट्यूनिका मीडिया वो थिन होता है, पतला होता है, मोटा नहीं होता है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल enters the pulmonary artery whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed onto the lungs from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. कहने का मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से लेके जाता है ब्लड लंग्स के पास और वहां पे प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है, ठीक है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये पाथवे को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, इसको पल्मोनरी नाम देंगे। पहला, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एरोटा इज कैरिड बाय, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के द्वारा वेरियस टिश्यूज के पास चला जाता है, वेन्स, वेन्यूल्स, वेना कावा, ये सब जो होता है टिश्यूज के पास चला जाता है। फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के द्वारा, वेन्यूल्स, वेन्स के द्वारा जो होता है राइट आर्टरियम में भेजा जाता है। अब दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब हार्ट के पास जो भी सर्कुलेशन हुआ उसको सिस्टेमिक कहते हैं और जो लंग्स के पास जो भी सर्कुलेशन हुआ उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये मैमल्स का खासा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। The systemic circulation provides nutrients. Systemic circulation provides nutrients, O2 and other essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away from elimination. Systemic circulation क्या करता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, systemic circulation है ना कि pulmonary. Systemic circulation क्या करता है, जो यूजफुल होते हैं ना वो सब टिश्यू को देते हैं ताकि सेल को देते हैं ताकि अपना काम कर सके, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको एलिमिनेशन के लिए बाहर निकाल देता है।
यूनिक वस्कुलर कनेक्शन भी होता है एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जिसको लीवर इंटेस्टाइन से जोड़ा रहता है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है, वो ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर को दे देता है, फिर जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड, देखो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी होता है जो कि कार्डिक मस्कुलेचर मतलब हार्ट में पंप करने का काम करता है, मतलब हार्ट के मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यही होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। यहाँ देख लीजिए आराम से दिया हुआ है। ये ऊपर वाले को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, नीचे वाले को सिस्टेमिक कहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आरटी है, मोटा वाला आरटी है, ये जब भी वेन है, वेन में जो होता है ये छिद्र मोटा होता है, ये कैपिलरी हम लोगों को पता है। डॉर्सल एरोटा होता है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, वेना कावा है। ठीक है, अब हार्ट रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ही ज्यादा हार्ट रेट होगा। अब रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का, तो आइए हम लोग देखते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड होता है स्पेशलाइज्ड मसल के द्वारा, मतलब न्यूरल टिश्यू जो हार्ट में पाए जाते हैं उसके द्वारा ऑटो रेगुलेटेड होता है। इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑटो रेगुलेटेड, इसी वजह से ये मायोजेनिक कहते हैं। ये स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लेंगेटा में स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है, जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यही इसको रेगुलेट करता है, मॉडरेट करता है और कार्डियक फंक्शन को रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। ये भी एएनएस का ही पार्ट है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कौन? पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ये सब मतलब स्पीड भी और कार्डियक आउटपुट भी ये सबको डिक्रीज कर देता है। कौन? पैरासिम्पेथेटिक, जबकि सिंपेथेटिक इंक्रीज कर देता है। Adrenal medullary hormones also increase the cardiac output. Adrenal medulla flight and fight भी हार्मोन भी कहते हैं, तो वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान। हाइपरटेंशन क्या होता है यार, देखो नॉर्मल बीपी 120-80 होता है, और बहुत ज्यादा अगर हो गया 140-90 हो गया वही, तो ये सब जो होता है हाइपरटेंशन का काउज करता है, हाई ब्लड प्रेशर काउज करता है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि ब्रेन, किडनी, ये सब भी वाइटल ऑर्गन जो होते हैं डिजीज हो जाता है। ठीक है, ये सब भी अफेक्ट होता है। ठीक, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक डिजीज होता है कैड। कैड क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर टू एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये क्या होता है कि जो वेसल्स प्रोवाइड करते हैं ना हार्ट मसल्स को, उसमें क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो होता है कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, तो उसका जो ल्यूमेन होता है, जो वेसल्स है उसका जो ल्यूमेन है वो पतला हो गया, नैरोअर हो गया, तो वो भी डिजीज काउज करता है, उसको क्या कहता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यही मतलब हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, बहुत सारा डिजीज ये भी काउज करता है। ठीक है, किसके डिपोजिशन कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से नैरोअर हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैड कहते हैं। अब एक और डिजीज हमारे हार्ट में होता है एंजिना, तो इसको एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं। सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन अगर होने लगे किसके किसके वजह से होता है कि इनफ ऑक्सीजन हम लोगों को हार्ट मसल्स को नहीं मिल रहा, नहीं पहुंच रहा, इसी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसी को एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, चेस्ट में एंजिना जो डिजीज है वो कहीं ना कहीं मेन वुमेन सब में होता है। ठीक है, एनी एज, बट मोर कॉमन किस में? ओल्ड एज और मिडिल एज के बीच में ज्यादा कॉमन पाया जाता है। ठीक है, कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा किस में होता है? एल्डरली और मिडिल एज के बीच में जो पर्सन होते हैं उन सबको ज्यादा होता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, और ये किसके वजह से ब्लड फ्लो अगर अफेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ये एंजिना डिजीज हो जाता है। हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग। देखो हार्ट फेलियर क्या होता है ना कि ब्लड हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतना हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, नहीं कर रहा है तो वहां पे हार्ट फेल कर जाता है। ठीक है, हार्ट फेल हो गया मतलब हमारे बॉडी को जितना जरूरत है उतना नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेल हो गया, उसी को हार्ट फेलियर कहता है। ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स।
इसको कभी कभी जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लंग्स कंजेशन की वजह से कहते हैं वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, और यही मेन सिम्टम्स है। ठीक है, कंजेशन ऑफ द लंग्स जो होता है मेन सिम्टम्स है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर जो होता है कार्डियक अरेस्ट से मिलता जुलता नहीं है। हार्ट फेलियर इज नॉट एज सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं है। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज होता है जहाँ पे सडनली जो होता है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब जितना भी सारा हार्ट है वो सब अरेस्ट हो गया, यानी कि बीटिंग करना ही बंद कर दिया, तो वो उसको क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक क्या होता है? जब अचानक से ही हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो गया इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, उसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा डिजीज का पार्ट आ गया। हार्ट अटैक डेट ऑफ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक अरेस्ट डेट ऑफ टोटल कार्डियक मसल कार्डियक आउटपुट उस कंडीशन में जीरो हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हार्ट अटैक कह सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हार्ट अटैक कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सारा एक दूसरे से लिंकअप है। कैट डिजीज जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया करता है, फिर हार्ट फेलियर भी कर सकता है, एंजिना भी कर सकता है, मायोकार्डियल हार्ट अटैक भी कर सकता है, लास्टली कार्डियक अरेस्ट करता है। तो हार्ट अटैक में या फिर हार्ट फेलियर के कंडीशन में तो मरीज का ठीक होने का चांस बनता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में चांस नहीं बनता। उस कंडीशन में आप सीपीआर जितना जल्दी हो सके दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.